सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक पंजाब पुलिस को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। पंजाब पुलिस के हाथ अब भी खाली है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने सौरभ उर्फ महाकाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महाकाल एक शूटर को जानता है। यही नहीं, खुलासा तो यह भी हुआ है कि महाकाल लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के भी संपर्क में था। तो पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो मूसेवाला हत्याकांड में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पंजाब पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही है। कभी मोहाली तो कभी बठिंडा में छापेमारी कर रही है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन मूसेवाला को गोलियों से छलनी करने वाले अब भी पंजाब पुलिस की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये कि मूसेवाला के कातिल अब तक पकड़े क्यों नहीं जा सके? क्या मूसेवाला के कातिल हिंदुस्तान से भाग निकले हैं? क्या मूसेवाला के हत्यारों को कोई संरक्षण दे रहा है? सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पंजाब पुलिस अब तक नाकाम ही रही है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में एक नया खुलासा जरूर हुआ है। खुलासा ये कि इस हत्याकांड को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अंजाम दिया गया। ISI ने अपने गुर्गों को ऑर्डर दिया और हिंदुस्तान में मौजूद गद्दारों ने मूसेवाला को मार दिया। मूसेवाला मर्डर की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल तैयार करने वाला खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। रिंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और ISI उस जैसे खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करती है। बताया ये जा रहा है कि रिंदा के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला को मारने की साजिश रची। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह रिंदा का शूटर रह चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को इस हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे कहने पर शार्प शूटर आए और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। पुलिस के सोर्सेस इस बात को कंफर्म करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह रिंडा नाम के बब्बर खालसा आतंकवादी के भारत के कई काम देखा करता था। हरविंदर सिंह रिंडा मूलतः महाराष्ट्र के ही नांदेड़ इलाके का रहने वाला है और वो कुछ साल पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया था और इस वक्त ISI की शरण में मौजूद है। उसका मुख्य काम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना और प्रो खालिस्तान एजेंडे को हवा देना है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मूसेवाला का मर्डर करने वाला सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार पंजाब के मुक्तसर साहब का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से वो कनाडा में रह रहा है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बरार 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा भाग गया। उसके बाद वहीं से अपना गैंग चला रहा है। मतलब ये कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 3 प्रमुख किरदार हैं। पहला, हरविंदर सिंह रिंदा, जो पाकिस्तान में बैठकर ISI के इशारों पर काम करता है। दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई, जो तिहाड़ जेल से ही अपना गैंग चला रहा है। और तीसरा, गोल्डी बरार, जो कनाडा से लॉरेंस बिश्नोई के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल कर रहा है। पुणे से पकड़ा गया सिद्धेश हीरामल कामले उर्फ सौरभ
उर्फ महाकाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े सभी मुख्य किरदारों का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। बताया जा रहा है कि महाकाल मूसेवाला मर्डर को अंजाम देने वाले शार्प शूटर का करीबी है। मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर और महाकाल कई बड़े अपराधों को अंजाम दे चुके हैं। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौरभ उर्फ महाकाल को लॉरेंस बिश्नोई से संतोष जाधव ने मिलवाया था। ये वही संतोष जाधव है जो खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। सौरभ उर्फ महाकाल पिछले 1 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। संतोष जाधव और पकड़ा गया आरोपी महाकाल महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ये लोग राजस्थान के पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया में ज्यादा एक्टिव थे। सौरभ उर्फ महाकाल को पिछले 6 महीने में 2 बार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक मामला बैंक डकैती का था। संतोष जाधव है और जिसका नाम परसों पंजाब वाले केस में आया था और इसका नाम भी आया था, खैर सौरभ महाकाल या सौरभ कांबले। तो उसके आधार पे क्योंकि संतोष जाधव हमारे पास एब्सकॉन्डिंग है तो इनका सर्च हम ऑलरेडी कर रहे थे। तो ये हमारे हाथ लगा, इसको बीइंग ए गैंग मेंबर इसको अरेस्ट किया गया उसी गुने में और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। 12 दिन का इसका रिमांड मिला है और इसका भी इंटेरोगेशन चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही सौरभ उर्फ महाकाल पुलिस से छिपता फिर रहा था, लेकिन पुणे क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि मूसेवाला के कत्ल से पहले उनकी मुखबिरी करने वाले केकड़ा और शूटर्स के मददगार मनप्रीत सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। और तो और केस के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के साथ साथ उन 8 शूटर्स की पहचान भी कर ली गई जिन्होंने 29 मई को मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि तमाम जानकारियां होने, मास्टरमाइंड का पता लगने और शूटर्स की पहचान होने के बावजूद पंजाब पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों है? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और पाकिस्तान में बैठकर भारत को दहलाने और मूसेवाला जैसे नामचीन लोगों के कत्ल की साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। जी हां, हरविंदर सिंह रिंदा पर शिकंजा कसने वाला है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की पंजाब सरकार ने सीबीआई से सिफारिश की है। उसके आतंकी मॉड्यूल पर नजर रखी जा रही है। हालांकि रिंदा के आतंकी मॉड्यूल के लोग भारत में मौजूद हैं, जिनके लिए रिंदा पाकिस्तान से हथियार और बारूद की सप्लाई का काम कर रहा है। खुफिया जांच रिपोर्ट के मुताबिक रिंदा देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि मोहाली के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हुए रॉकेट हमले में भी उसका नाम सामने आ चुका है, जबकि करनाल में पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों ने भी इस बात का खुलासा किया था कि गैंगस्टर और आतंकी रिंदा पाकिस्तान में बैठकर साजिशों का मकड़जाल बुन रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। उधर सीबीआई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस की लापरवाही की पोल खोल दी है। सीबीआई की माने तो पंजाब पुलिस को मूसेवाला की मौत के बाद गोल्डी बरार की याद आई है। दरअसल पंजाब पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने मूसेवाला की हत्या से पहले ही सीबीआई को एक चिट्ठी भेज दी थी। सीबीआई से गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी, जबकि सीबीआई का यह दावा है कि यह पंजाब पुलिस की ओर से रिक्वेस्ट जो आई वो 30 मई को दोपहर 12:25 पर ईमेल के जरिए आई। इस ईमेल में एक 19 मई की तारीख का लेटर भी अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था, और उस लेटर को सीबीआई ने अपनी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2 जून को इंटरपोल के मुख्यालय में भेज दिया था। यानी सीबीआई ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच से कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। यह पता चला है
कि देश और विदेश में बैठे गैंगस्टर्स अब मर्डर की वारदात को अंजाम देने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि मौजूदा समय में गैंगस्टर्स हत्या को अंजाम देने के लिए शूटर्स के ऑन बोर्डिंग प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है यह प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अपराध की दुनिया के बारे में नया खुलासा हुआ है। खुलासा हत्यारों की हायरिंग और मर्डर की प्लानिंग के बारे में। मूसेवाला हत्याकांड का 4 राज्यों से कनेक्शन सामने आया है। जानकारों की माने तो अब गैंगस्टर मर्डर के लिए देश के अलग अलग राज्यों से शूटर्स की हायरिंग कर रहे हैं। क्राइम की दुनिया में यह नया ट्रेंड है और इसे नाम दिया गया है शूटर्स ऑन बोर्डिंग प्लान। बाहर की जगह से शूटर्स को हायर करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी हाल में ऐसा देखा जा रहा है कि जो खासतौर पे जो नॉर्थ इंडियन गैंगस्टर्स हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष के गैंगस्टर्स को हायर करने का एक पैटर्न शुरू कर दिया है। एक एक गैंग में 200, 300, 500 तक शूटर्स हैं। गैंगस्टर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह केस में उनका नाम ना आए। ऐसे मामलों में अपराधियों को पकड़ना और आरोप सिद्ध करना भी मुश्किल होता है। अगर मर्डर जैसी वारदात दूसरे राज्यों के अपराधी करते हैं तो उन तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा सिद्धू मूसेवाला केस में भी हो रहा है। और जो पुलिस के रडार पे नहीं आए या अरेस्ट नहीं हुए ऐसे लोगों को पकड़ के उनसे काम करवाना, ये शायद एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पे जो ये सिद्धू मूसेवाला की जो किलिंग हुई है उसमें जो सामने आ रहा है कि कई राज्यों के गैंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इनके सबके नाम सामने आ रहे हैं। तो ये पैटर्न पहले भी था, लेकिन पहले बड़ा ढका छुपा रहता था। फायदा या नुकसान गैंगस्टर्स को ये होता है कि पुलिस थोड़ी गुमराह हो जाती है। शूटर्स को हायर करने के इस तरीके को दाऊद मॉडल भी कहा जा सकता है। कभी डी कंपनी भी इसी तरह दूसरे राज्यों, खासकर यूपी से शूटर्स हायर कर मुंबई में मर्डर की वारदातों को अंजाम दिया करती थी। दाऊद गैंग बहुत पहले भी इन हथकंडों का इस्तेमाल करता था। मुझे अभी भी याद है कि दाऊद के काफ़ी सारे शूटर्स यूपी से आते थे और 1-2 हत्याएं तो उनसे ऐसे करवा ली जाती थी कि वो गैंग के लिए फिट हैं या नहीं, ये देखने के लिए उनके हाथ से 1-2 किलिंग करवा दी जाती थी। 90 के दशक में दाऊद के बहनोई की हत्या करने वालों को मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर मारने वाले शूटर्स को दाऊद ने यूपी से ही बुलाया था। 1992 का जो जेजे कांड जो हुआ उसमें दाऊद कंपनी ने वो आउटसोर्सिंग करना शुरू किया। उत्तर प्रदेशी गैंगस्टर्स लेके आए और पहली बार AK-47 जैसा जो खतरनाक वेपन जो है उसका इस्तेमाल किया गया। दाऊद का प्लान ये था कि उनके खुद के शूटर्स पकड़ाने जाए तो बाहर का शूटर्स पकड़े तो उनका कुछ खास नुकसान नहीं है। लेकिन देश के कई गैंग्स के सरगना फिलहाल जेल में हैं या फिर उन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में विदेश में बैठे कई गैंग्स के सरगना शूटर्स ऑन बोर्डिंग प्लान के तहत काम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। पुलिस की गिरफ्त से बाहर या फिर जेल में बंद बदमाश अपने राज्यों के शूटर्स की जानकारी विदेश में बैठे अपने सरगनाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। विदेशों में बैठा गैंग का मुखिया शूटर से VOIP कॉल के जरिए संपर्क साधता है और उसे मर्डर की सुपारी देता है। पहले सरगनाओं की बजाय उनके गुर्गे शूटर से संपर्क करते थे, लेकिन अब पुलिस को चकमा देने के लिए गैंग का मुखिया ही शूटर से सीधे संपर्क करता है। सोशल मीडिया से टारगेट की फोटो और बाकी डिटेल जुटाई जाती है और फिर हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर अंडरग्राउंड हो जाता है। काम होने पर विदेश में बैठा गैंग का मुखिया हवाला के जरिए पैसे भिजवाता है। जानकारों के मुताबिक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र और दिल्ली में पुलिस ने गैंग्स की कमर तोड़ रखी है। साथ ही छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे संगठित गिरोह चलाने वाले अपराधी सलाखों के पीछे हैं, जिसके चलते इन शूटर्स के पास काम की कमी है। इसी का फायदा उठाकर विदेश में बैठे गोल्डी बरार जैसे अपराधी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इन शूटरों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में हत्या को अंजाम देने के लिए करते हैं। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी के मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हाल ही में भड़काऊ बयानों पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत कई लोगों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी।
एफआईआर में अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल कर लिया गया है। इस एफआईआर में स्वामी यति नरसिम्हानंद का नाम भी शामिल है। के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करो तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के चलते अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने विवादित और भड़काऊ बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिम्हानंद और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर में नूपुर शर्मा समेत 33 लोगों को नामजद किया है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने से असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा कि पहली एफआईआर देखी जिसमें अपराध का जिक्र नहीं है। किस बयान के आधार पर एफआईआर की गई ये भी साफ नहीं है। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई का साहस नहीं था। दिल्ली पुलिस संतुलनवाद और पक्षवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जिससे हिंदुत्ववादियों को ठेस न पहुंचे। हम इस तरह की कार्रवाई से घबराएंगे नहीं। ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद दिल्ली में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे। ओवैसी समर्थकों ने नारेबाजी की और नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिस ने 20 से 25 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अरब देशों के दबाव में नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की गई। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है। इस दौरान ओवैसी ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी देते भी दिखे। मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा, दबा के याद रखो। मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें भड़काऊ भाईजान भी फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान वो कुछ इस तरह के बयान भी दे देते हैं जो लोगों को चुभ जाते हैं। समर्थक उनके बयान पर तालियां बजाते हैं, लेकिन और विरोधियों को वो भड़काऊ लगते हैं। आपको सुनाते हैं कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर की रैली में उन्होंने किस तरह पलटवार करने की धमकी दी थी, किस तरह से विरोधियों को चुनौती दी थी। इस दौरान उन्होंने कुछ बयान ऐसे भी दिए जो समर्थकों को उकसाने वाले थे। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों, याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा, तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है, तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है।
हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के। अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी दरअसल इसी तरह की तकरीरें करते हैं। ओवैसी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान के सहारे भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा था कि अगर उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया होता तो बीजेपी के समर्थक उनके ऊपर टूट पड़ते। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि खाड़ी देशों की नाराजगी के बाद नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की गई। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी भारतीय मुसलमानों की नहीं सुनते। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे पापा, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको। तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, ओहो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब खोल लो बोल रहा। असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी कई मामलों को लेकर मुखर रहे हैं और ज्ञानवापी मामले में भी हमलावर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। ओवैसी ने कहा था कि बाबरी तो खोदी है लेकिन ज्ञानवापी को नहीं जाने देंगे। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, ये सब मुगल आए, मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। बोलेंगे हे क्या बोलता है, तेरे घर में खो देंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला।
क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। तो दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं और एक आरोप उनका यह भी है कि मुसलमानों की हर निशानी मिटाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं से बाबरी मस्जिद को याद रखने की वो अपील करते हैं और यह भी दावा करते रहते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा पर उनकी बात सही साबित हुई है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं उसको बुक करो आप, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञानवापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। जमहूरियत है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया। मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब साबित हो रहा है। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अम्बेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इनफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी की आवाम, भारत के मुसलमानों में इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो
कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे अंधेरे को दूर करेगा। ये अंधेरा क्या है? फिरकापरस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में। इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.